हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 22 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने किसे हाल ही में संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सरकारी बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी दे दिया है। पंजाब और महाराष्ट्र यानी कि पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। किसने? आरबीआई ने। तो इसके ऑप्शन है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। हाँ जी, आरबीआई ने सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सीएफएसएल को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कौन सा? एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जो संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा। क्या करेगा? पीएमसी बैंक का अधिग्रहण करेगा। इसे संचालन करने के लिए 120 दिन का समय मिलेगा। संचालन करने के लिए कितने दिन का समय मिलेगा? इसे 120 दिन का समय मिलेगा। पीएमसी बैंक के साथ समामिलन एक अलग प्रक्रिया है। जो पीएमसी बैंक के साथ ये बैंक मिलेगा तो वो एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना शामिल होगी। जो किसके द्वारा? सरकार द्वारा योजना की अधिसूचना शामिल होगी। पहले साल साझेदार 900 करोड़ रुपए लगाएंगे। कितने करोड़ रुपए लगाएंगे? 900 करोड़, जिसका इस्तेमाल कारोबार शुरू करने और पीएमसी बैंक के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और पीएमसी बैंक के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा। कितने? 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपए की इक्विटी फंडिंग का दूसरा दौर अगले साल होगा। जो 900 करोड़ की इक्विटी फंडिंग का दूसरा दौर है वो कब होगा? वो अगले साल से होगा। पीएमसी बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएमसी बैंक के प्रशासक है ए के दीक्षित। कौन है? ए के दीक्षित पीएमसी बैंक के प्रशासक है। और पीएमसी बैंक की स्थापना 1984 में हुई थी। हाँ जी, पीएमसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। पीएमसी बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। कहां पर है? मुंबई में। मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में है। प्रशासक ए के दीक्षित, स्थापना 1984 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है, महाराष्ट्र के। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी कि यूएनजीसी ने किस भारतीय को दुनिया के 10 एसडीजी पाइनियर्स 2021 में शामिल किया है? हाँ जी, किसने? संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने किस भारतीय को दुनिया के जो 10 एसडीजी पाइनियर्स है उसमें शामिल किया है? नूतन खन्ना, अजीम प्रेमजी, सुमंत सिन्हा या मुकेश अंबानी? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, सुमंत सिन्हा। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने सुमंत सिन्हा को जो 10 एसडीजी पाइनर्स की जो लिस्ट है 2021 की उसमें शामिल किया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट ने रिन्यू पावर के अध्यक्ष और एमडी सुमंत सिन्हा को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के उनके काम के लिए 10 एसडीजी पॉइनियर्स 2021 में से एक के रूप में मान्यता दी है। किसके लिए? जो उनकी स्वच्छ, साफ और सस्ती ऊर्जा तक आगे पहुंच को आगे बढ़ाने के जो उनका काम है उनके लिए उन्होंने पाइनर्स की जो 10 एसडीजी पाइनर्स की लिस्ट है उसमें उनको मान्यता दी है। एसडीजी पाइनियर्स संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा सतत विकास लक्ष्यों यानी कि एसडीजी को आगे बढ़ाने के लिए एक असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता। कौन है? जो असाधारण काम करने के लिए चुने गए व्यापारिक नेता है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजार्टिफिकेशन यूएनसीसीडी ने किस भारतीय पर्यावरण संगठन को लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, किस चीज से? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसके ऑप्शन है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, वाइल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया या फैमिलियल फॉरेस्टी। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, फैमिलियल फॉरेस्टी। हाँ जी, फैमिलियल फॉरेस्टी को 2021 के लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2021 लैंड फॉर लाइफ अवार्ड राजस्थान के फैमिलियल फॉरेस्टी, कहाँ की यह है? ये राजस्थान की यह है फैमिलियल फॉरेस्टी द्वारा जीता गया है। ये एक अनूठी अवधारणा है जो एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है। ये कैसी अवधारणा है? जो कि एक परिवार को एक पेड़ के साथ जोड़ती है।
जिससे ये एक हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। क्या बन जाता है? हरा परिवार का सदस्य बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजार्टिफिकेशन भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर 2 साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। किसका? लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। फैमिलियल फॉरेस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फैमिलियल फॉरेस्ट्री जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा। किसके द्वारा? श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा है, जो राजस्थान में समाजशास्त्र के एक एसोसिएट प्रोफेसर है। कहाँ पे? राजस्थान में समाजशास्त्र के वो प्रोफेसर है, जो 15 साल से भी अधिक वर्षों से फैमिली फॉरेस्ट्री के लिए अभियान चला रहे हैं। किसके लिए? फैमिली फॉरेस्ट्री के लिए 15 साल से भी अधिक वो अभियान चला रहे हैं। फैमिली फॉरेस्ट्री का अर्थ क्या होता है? परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। क्या चीज? परिवार में पेड़ और पर्यावरण की देखभाल को स्थानांतरित करना ताकि एक पेड़ परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। पिछले 15 वर्षों में छात्रों और रेगिस्तानी निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ, पिछले 15 सालों में जो छात्र है और जो रेगिस्तानी निवासी है उनकी भागीदारी के साथ 2.5 मिलियन से अधिक पौधे, कहाँ कितने? 2.5 मिलियन से अधिक पौधे मरुस्थल प्रवण उत्तर पश्चिम राजस्थान के 15,000 से अधिक गांवों के 1 मिलियन से अधिक परिवारों ने लगाया। किसने? 15,000 से अधिक गांवों के 1 मिलियन से अधिक परिवारों ने ये पेड़ लगाए। कितने? 2.5 मिलियन से अधिक पौधे लगाए गए हैं। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा हैबल नागवाड़ा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, कर्नाटक। हाँ जी, जो हैबल नागवाड़ा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से? कर्नाटक से। कर्नाटक में लघु सिंचाई यानी कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा हैवल नागवाड़ा, लघु माने छोटे सिंचाई विभाग द्वारा हैवल नागवाड़ा घाटी परियोजना के तहत एक झील के निर्माण के लिए सिंगनायकन हल्ली, कहाँ पे? सिंगनायकन हल्ली में 6,000 से अधिक पेड़ों के काटने के प्रस्ताव के खिलाफ, हाँ जी 6,000 से अधिक पेड़ों को काटने का प्रस्ताव मिला था, जिसके खिलाफ पर्यावरणविद संघर्ष कर रहे हैं। वन विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना में सिंह नायकन हल्ली झील, कहाँ पे? सिंह नायकन हल्ली झील येलहंका होबली को विकसित करने के लिए 6,316 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव दिया है। कितने? 6,316 पेड़ों को काटने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि वो इस परियोजना के रास्ते में आ रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ जो है वो परियोजना के रास्ते में आ रहे हैं। हैवल नागवाड़ा घाटी परियोजना है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह परियोजना बेंगलुरु शहरी, ग्रामीण और चिकबल्लापुर में 65 टैंकों को भरने के उद्देश्य से शुरू की। किस लिए शुरू की गई है? बेंगलुरु शहर में ग्रामीण और चिकबल्लापुर में 65 टैंकों को भरने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। बंगलुरु झील इस परियोजना से उपचारित जल प्राप्त करने वाली पहली झील है। कौन सी झील? बेंगलुरु झील इस परियोजना से जो जल प्राप्त करेगी वो वाली पहली झील है। यह परियोजना इस क्षेत्र में 11 नए झीलों में पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। जो ये परियोजना है, जो बाकी की 11 झील है, उनकी पानी की आपूर्ति के लिए एक संरक्षित जलाशय के रूप में कार्य करेगी। पीने के पानी और कृषि उद्देश्यों के लिए उपचारित जल का प्रत्यक्ष उपयोग, सीधा उपयोग, यह प्रत्यक्ष माने बिल्कुल सीधा, निश्चित था, लेकिन किसानों का विचार था कि परियोजना जल स्तर को बढ़ा रही है। लेकिन किसानों का विचार क्या था? जो ये परियोजना है वो उनके जल स्तर को बढ़ा रही है। हैबल झील, अब ये हैबल झील कहाँ पर है? यह झील बेलारी रोड और आउटर रिंग रोड के जंक्शन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के मुहाने पर, NH7 के मुहाने पर बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में स्थित है। इन झीलों को 1537 में कैंपेगौड़ा ने बनाया था। किसने बनाया था? कब बनी थी? 1537 में कैंपेगौड़ा ने इनको बनाया था। इसका निर्माण प्राकृतिक घाटी प्रणाली को नुकसान पहुंचाकर किया गया था। जो इसका निर्माण किया गया था, जो प्राकृतिक घाटियां थी उनको नुकसान पहुंचाकर किया गया था। यह 75 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अभी ये क्या है? 75 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैली हुई है और इसे 143 हेक्टेयर तक विस्तृत करने की योजना है। जो योजना बनाएगी वो इसको 143 हेक्टेयर तक विस्तृत यानी कि बढ़ाने की योजना है।
आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, किस देश में कोविड-19 और भविष्य के अन्य एंटीवायरस उपचार के लिए 3.2 बिलियन लागत वाले एंटीवायरल प्रोग्राम फॉर पेंडेमिक्स की घोषणा की गई है? तो इसके ऑप्शन है जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, अमेरिका। हाँ जी, अमेरिका द्वारा भविष्य के अन्य एंटीवायरस उपचार के लिए 3.2 बिलियन लागत वाले एंटीवायरल प्रोग्राम पेंडेमिक्स की घोषणा की गई है। एक नया 3.2 बिलियन का कार्यक्रम एंटीवायरल गोलियां, कैसे एंटीवायरल गोलियों के विकास का समर्थन करेगा, जो इस साल के अंत तक आना शुरू हो सकता है। जो क्या होगा, इस साल के अंत तक आना शुरू हो सकता है। स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, कौन कौन, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग द्वारा गुरुवार को घोषित नया कार्यक्रम कुछ होनहार दवा उम्मीदवारों, यानी कि जो दवाइयाँ बनाती है, के नैदानिक परीक्षणों को गति देता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो उनमें से कुछ पहली गोलियां साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जो गोलियां आने वाली है एंटीवायरल गोलियां, वो साल के अंत तक तैयार हो सकती है। महामारी के लिए एंटीवायरल प्रोग्राम पूरी तरह से नई दवा पर अनुसंधान का समर्थन करेगा। क्या करेगा, महामारी के लिए एंटीवायरल प्रोग्राम पूरी तरह से नई दवा पर अनुसंधान का समर्थन करेगा। न केवल कोरोना वायरस के लिए बल्कि ऐसे वायरस के लिए जो भविष्य में महामारी का कारण बन सकते हैं। जो ये गोलियां बनाई जा रही खाली कोरोना वायरस के नहीं, वो सभी वायरस के लिए जो भविष्य में महामारी का कारण बन सकती है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद में निम्न में से किसे भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद में निम्न में से किसे भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? A.K. श्रीवास्तव, नवीन जिंदल, विजेंद्र गोयल, राकेश शास्त्री। तो दोस्तों इसका आंसर है सी। हाँ जी, विजेंद्र गोयल जी को भारतीय डेल्फिक परिषद के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल डेल्फिक काउंसिल यानी कि IDC ने श्री विजेंद्र गोयल को अपने सलाहकार नियुक्त किया है। क्या, विजेंद्र गोयल को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। डेल्फिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिणी एशिया क्षेत्र का प्रभावी, डेल्फिक क्या है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रों का प्रभावी, उन्हें उस क्षेत्र में सभी राष्ट्रीय डेल्फिक परिषदों, जो डेल्फिक परिषद थी, उनको पुनर्जीवित करने और डेल्फिक खेलों के विकास की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। हाँ जी, विजेंद्र गोयल जी को डेल्फिक खेलों के विकास की निगरानी करने का काम सौंपा गया है। श्री गोयल भारत में झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री, कहाँ पे, झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री थे श्री विजेंद्र गोयल जी, और अब नेशनल काउंसिल ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, किसका, नेशनल काउंसिल ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बी टिकेंद्रजीत विश्वविद्यालय मणिपुर की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य है। उन्हें इस क्षेत्र में भूकंप ऑन साइट पूर्व चेतावनी प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में कैसे जाना जाता है, भूकंप ऑन साइट पूर्व चेतावनी प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए जाना जाता है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, गरीब देशों को मुफ्त में टीका प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल को वैक्स के लिए किसने $200 मिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, दक्षिण कोरिया। हाँ जी, दक्षिण कोरिया ने गरीब देशों को मुफ्त टीका प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल कोवैक्स के लिए $200 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। किसने जी, दक्षिण कोरिया ने। किनको, गरीब देशों को मुफ्त में टीका प्रदान करने के लिए ये घोषणा की गई है। कितने पैसे दिए ना, $200 मिलियन। और इस जो पहल है उसका नाम क्या, कोवैक्स। क्या नाम है उसका, कोवैक्स। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त होने वाले पहले भारतवंशी और अश्वेत व्यक्ति कौन बने हैं? हाँ जी, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं और भारत के पहले जज बने हैं कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में, और अश्वेत व्यक्ति कौन है? इसके ऑप्शन महमूद जमाल, शंकर दयाल शर्मा, नैनेश चक्रवर्ती, भीमसेन जोशी। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, महमूद जमाल। हाँ जी, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने, महमूद जमाल।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, आज कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति और भारतवंशी महमूद जमाल को जज के रूप में नामित किया है। जमाल 2019 में ओटारियो अदालत में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे थे। कहां से? 2019 में ओटारियो अदालत में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले वे कनाडा के शीर्ष लॉ स्कूलों में पढ़ाने का काम कर चुके हैं। इससे पहले क्या पढ़ा था? कनाडा के जो शीर्ष लॉ स्कूल है उसमें पढ़ाने का काम कर रहे थे। इसके अलावा दशकों तक वादी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। किसके तौर पर? वादी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ट्रूडो ने कनाडा की सर्वोच्च अदालत में पहली शरणार्थी और यहूदी महिला, जो पहली शरणार्थी थी वहां की कनाडा की, और यहूदी महिला रोजली लिलबरमैन अम्बेला के सेवानिवृत्त होने के बाद जमाल का नाम का ऐलान किया है। आज इससे पहले कौन था? यहूदी महिला थी रोजली लिलबरमैन अम्बेला। उसके बाद अब किसको बना दिया गया है? महमूद जमाल को वहां का सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने 23 जून 2021 से प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना शुरू करने की घोषणा की? कौन से प्रोजेक्ट की? वन वर्ल्ड वन एजुकेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। कब? 23 जून 2021 को। इसके ऑप्शन नीति आयोग, विधान और संसद संघ, यूनेस्को, यूनिसेफ। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, विधान और संसद संघ। हाँ जी, विधान और संसद संघ। विश्व संविधान और संसद संघ को संयुक्त राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस के अवसर पर बैनर तले वैश्विक शिक्षा केंद्र के माध्यम से, किसके द्वारा? वैश्विक शिक्षा केंद्र के माध्यम से 23 जून 2021 को शाम 6:30 बजे अपने पायलट कार्यक्रम प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन का शुभारंभ करते हुए खुशी हो रही है। हाँ जी, कौन से प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग की जाएगी? प्रोजेक्ट वन वर्ल्ड वन एजुकेशन। कब? 23 जून 2021 को शाम को 6:30 बजे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिभा और कौशल विकास पर WUCPA, क्या? WUCPA यह परियोजना 6 वर्ष से अधिक आयु के विश्व के नागरिकों की आवश्यकता को पूर्ति करेगी। 6 वर्ष से अधिक जो आयु के नागरिक है उनकी आवश्यकता को यह पूर्ति करेगी। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।